हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस प्यारे से मंच पे जिसका नाम है एसकेवी एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं उसी सोल्यूशन चैप्टर के दूसरे टॉपिक की, जो कि इसकी जान है। अब जान तो जानते हैं, अगर किसी की जान हो तो क्या होता है भाई। इस चैप्टर की जो जान है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसके अंदर जितनी भी आपकी परेशानियां, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, उन सब का जिम्मेदार यही है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आज हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे आखिर क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था जो इतना आसान सा टॉपिक था। आज हम देखेंगे बहुत आसान सा टॉपिक है, ये बहुत सिंपल सा है ना बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, जब बच्चों हम लोग कोई सोल्यूशन बनाते हैं ना, जब कोई भी सोल्यूशन हम लोग बनाते हैं ना, तो सोल्यूशन में क्या कंपोनेंट होते हैं? सल्यूट और सॉल्वेंट। हमने सल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया, सोल्यूशन बन गया। ठीक है, अब क्या होता है, उस सोल्यूशन की बहुत सारी प्रॉपर्टी होंगी, बहुत सारी प्रॉपर्टी होंगी। अब इतनी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड किस पे करेंगी? अगर आपने सोल्यूशन बनाया है तो उसके अंदर जो कंपोनेंट है उसी के ऊपर डिपेंड करेंगी। और कंपोनेंट कौन कौन से? सल्यूट है और सॉल्वेंट है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी होंगी जो केवल सल्यूट पे भी डिपेंड करेंगी, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होंगी जो केवल सल्यूट पे डिपेंड करेंगी, ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होंगी जो ओनली सॉल्वेंट पे डिपेंड करेंगी, केवल सॉल्वेंट पे डिपेंड करेंगी। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होंगी जो पूरे सोल्यूशन पे डिपेंड करेंगी। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बहुत सारी प्रॉपर्टी है। लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी जो केवल सल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करे। इसका मतलब अगर मैं सल्यूट का अमाउंट, जो सल्यूट डाला है हमने, अगर मैं उसका अमाउंट बढ़ा दूं तो उस हिसाब से प्रॉपर्टी चेंज होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं सल्यूट का अमाउंट घटा दूं, अमाउंट के ऊपर डिपेंड, किसके अमाउंट के ऊपर? सल्यूट के ऊपर, अमाउंट के ऊपर डिपेंड होने वाली प्रॉपर्टी। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो सल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड होती है, हम लोग उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। सल्यूट के अमाउंट को हम लोग दूसरे तरीके से बोल सकते हैं बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट। तो ऐसी प्रॉपर्टी सोल्यूशन की जो केवल सल्यूट को जब हम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो चेंज हो, सॉल्वेंट की वजह से चेंज नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है ना। सॉल्वेंट के अमाउंट पे मतलब डिपेंड नहीं होनी चाहिए, है ना। और अंदर जाएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि नेचर पे डिपेंड कर सकती है, लेकिन हम यहाँ पे अमाउंट की बात कर रहे हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी या दोज प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन विच डिपेंड ओनली अमाउंट ऑफ सल्यूट। अगर आप सल्यूट का अमाउंट कम ज्यादा करेंगे तो प्रॉपर्टी कम ज्यादा होनी चाहिए, बाकी सॉल्वेंट के अमाउंट से कम ज्यादा करने से प्रॉपर्टी पे कोई इंपैक्ट पड़ना नहीं चाहिए। तो केवल सल्यूट पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी का नाम क्या रखा गया है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। धुआंधार तरीके से पढ़ेंगे, जबरदस्त तरीके से, है ना। और ये बहुत सिंपल है बेटा, ये चैप्टर बहुत सिंपल है। और इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कैलकुलेशंस हैं, जो आपको थोड़ा सा परेशान करती हैं, हम लोग उसे वन बाय वन सॉल्व करेंगे फटाफट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम समझ तो गए हम लोग ना ये कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कि जब हमने कोई सोल्यूशन बनाया बेटा, तो सोल्यूशन में जितनी ऐसी प्रॉपर्टी सोल्यूशन की जो केवल सल्यूट के अमाउंट ज्यादा और कम करने से चेंज हो रही हो, केवल ऐसी प्रॉपर्टी को नाम दे दिया गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और ये कितने टाइप की होती? 4 टाइप की होती बेटा। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन हमारी हो गई, प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन विच डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सल्यूट ऑफ, विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट भी बोल सकते हैं, एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? तो देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेनली 4 टाइप की है। मेनली कितने टाइप की है? 4 टाइप की है। कौन कौन सी है? पहला, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, हम लोग इसे शॉर्ट में RLVP बोल सकते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब वेपर प्रेशर में कमी आने लगती है। कब? जैसे ही हम कोई सोल्यूशन बनाते हैं, उसके अंदर जब हमने सल्यूट डालना जैसे शुरू किया, जैसे जैसे हम सल्यूट डालना शुरू करेंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर कम होता चला जाएगा। इसको हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग आगे चल के डिटेल में कवर करेंगे पूरी फिनोमेना के बाद कि इसको हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो इस तरीके से पहली प्रॉपर्टी हमारी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। अब चलते हैं दूसरी। दूसरी कौन सी है? अभी नाम पढ़ लेते हैं, अभी तो केवल नाम है, टेंशन मत लो, अभी केवल नेम देख लेते हैं। वन बाय वन हम लोग बहुत डिटेल करने वाले हैं, बहुत डिटेल। चलिए, तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, अब हम बात करेंगे दूसरी। दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब क्या हो जाता है? बढ़ जाना। एलिवेशन का मतलब क्या हो जाता है बेटा? बढ़ जाना। तो एलिवेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इंक्रीज हो जाना, बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना बेटा, ये। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है ना। कब बढ़ जाता है? जैसे ही आप सल्यूट डालोगे तभी ये सब चारों प्रॉपर्टी में ये चेंज होगा। क्या? वेपर प्रेशर घट जाएगा, इसे लिखा हुआ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो जब हम कोई सोल्यूशन बनाने जाते हैं, जैसे ही हम सल्यूट डालते हैं और सोल्यूशन तैयार होता है, तो जैसे जैसे हम सल्यूट का अमाउंट बढ़ाते जाते हैं, एज वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन द सोल्यूशन, क्या क्या चेंजेस होते हैं?
वेपर प्रेशर घटने लगता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने लगता है। देखो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है और हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये सब प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी है सभी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर अपन बात करेंगे तो ये सब प्रॉपर्टी एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो कुछ बढ़ेगा कुछ घटेगा। क्या घट रहा है? वाइपर प्रेशर घटता जा रहा है जैसे हम सल्यूट डालते जा रहे हैं। हाँ जी, यही बात कह रहे हैं। और इसी तरीके से अगर हम दूसरी बात करें कि बॉइलिंग पॉइंट के साथ क्या हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है जैसे हम सल्यूट डालते जा रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट के टर्म में पूछेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, तो जब वाइपर प्रेशर घटता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ये हमेशा रिलेशन है। क्यों? जैसे जैसे वाइपर प्रेशर घटा तो जो मॉलिक्यूल है वो नीचे आने लगे, नीचे आने लगे, नीचे आने लगे, नीचे आने लगे, क्योंकि जब वाइपर प्रेशर घटेगा तो मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा? नीचे आने लगे। जब मॉलिक्यूल नीचे आने लगेंगे तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के पास आने लगे, मतलब सब मॉलिक्यूल बैठने लगे। जब मॉलिक्यूल नीचे आने लगे, जिसे आप लिक्विड स्टेट बोल सकते हो कि आने लगी, तो जब वाइपर प्रेशर घटेगा तो मॉलिक्यूल नीचे आने लगेंगे, लिक्विड स्टेट आने लगेंगी, उसी को हम लोग बोलते हैं लिक्विड स्टेट आ जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से वाइपर प्रेशर जैसे ही घटता है मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के पास आ जाते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ने लगती है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। समझे? फटाफट कोई प्रॉब्लम हो फटाफट कमेंट में लिखे बेटा। इसी तरीके से तीसरा अभी हम डिटेल में बात करेंगे, अभी तो केवल नाम पढ़ रहे हैं, अभी केवल नाम पढ़ रहे हैं। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन के बारे में कौन नहीं जानता, हर दूसरा आदमी डिप्रेशन से ग्रसित है। डिप्रेशन हर चीज को लेकर तो डिप्रेशन हो जाता है आजकल। आजकल टेंशन भी एक बहुत बड़ा वर्ड आया हुआ है ना, जो बहुत पहले से है कि टेंशन एक्चुअली में केयर को जब एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाते हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम केयर ही है। हाँ, अपनी भी करो दूसरों की भी करो, ये बिल्कुल सही बात है। जब उसी को थोड़ा ज्यादा करने लगते हैं तो वही टेंशन बन जाती है। टेंशन नको, टेंशन नहीं लेना बेटा, टेंशन बिल्कुल लेना ही नहीं है ना। तो इसी तरीके से डिप्रेशन की जब भी बात करें, डिप्रेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब क्या है वो तो हम समझेंगे, लेकिन डिप्रेशन आप अच्छे से जानते हैं, बच्चे को पता है, क्योंकि डिप्रेशन जैसा वर्ड पढ़ने से पहले उसको डिप्रेशन ही समझ में आता है। पढ़ाई करे ना करे डिप्रेशन सबको समझ में आता है। डिप्रेशन मतलब नेगेटिविटी की तरफ जाना, माइनस में जाना, नीचे जाना, मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट चल रहा था उससे और नीचे चला जाएगा। मान लो पहले फ्रीजिंग पॉइंट किसी सोल्यूशन, जब सोल्यूशन बनाया नहीं है, तो जब सोल्यूशन हमने नहीं बनाया, अब हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले मान लीजिए, ध्यान सुनो, जब हम सल्यूट ऐड करने जा रहे हैं धीरे धीरे, अभी हमने ऐड नहीं किया हुआ है, तो जैसे जैसे हम सल्यूट का अमाउंट बढ़ाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट, मान लीजिए ध्यान से देखो, जैसे हमने सोल्यूशन बनाया, ओके, तो फ्रीजिंग पॉइंट कुछ ना कुछ है। अगर आप सल्यूट का अमाउंट और उसमें बढ़ाते जाओ तो फ्रीजिंग पॉइंट जितना भी चल रहा होगा उससे और माइनस में जाएगा। इसी को बोलते हैं माइनस में जाना, मतलब डिप्रेशन में जाना। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए फ्रीजिंग पॉइंट चल रहा है -2 डिग्री सेल्सियस। अब जब आप सल्यूट को बढ़ाएंगे तो -2 से नीचे जाना चाहिए, इसका मतलब -2 से -20 की तरफ जा रहा है। एक एग्जाम्पल ले लिया कि -2 से नीचे की तरफ जा रहा है, मान लो -20 की तरफ जा रहा है, तो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। इसी को बोलते हैं डिप्रेशन बढ़ रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ी कंफ्यूजन, ध्यान रखना। फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ना और डिप्रेशन बढ़ना, इसमें कंफ्यूजन है, इसको अच्छे समझ लो। जब भी बोले डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ रहा है, इसका मतलब आप और नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, मतलब -20 से -2 से -20 की तरफ जा रहे हैं। इसको बोलते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ना। यह ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो फोर्थ वन ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो कि ऑस्मोसिस प्रोसेस में जो प्रेशर क्रिएट होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं हम लोग। कोई भी प्रोसेस जो ऑस्मोसिस होती है, ऑस्मोसिस आप जानते हैं क्या होती है। ऑस्मोसिस का मतलब क्या, देखिए एक्चुअली में क्या होता है, एक लिक्विड की सिंपल फिनोमेना है। मान लीजिए मैं 2 लिक्विड ले लेता हूँ, एक आसान एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए मैंने एक टेबल ले ली, थोड़ी देर के लिए टेबल ले ली है ना। इस टेबल पे मान लीजिए 1 टेबल स्पून में हनी डाल देता हूँ एक तरफ, और 1 टेबल स्पून में वाटर डाल देता हूँ एक तरफ। अब मुझे बताओ कि कौन सा लिक्विड पहले फ्लो करेगा। बिल्कुल सही, यही आंसर है कि पहले तो वाटर फ्लो करेगा ना सर। बिल्कुल सही बेटा, आपका आंसर बिल्कुल सही है, यही होना भी चाहिए, क्योंकि ये नेचर तो हम लोग जानते ही हैं, डेली प्रैक्टिकली करते हैं भाई, है ना। इसलिए क्या होता है, जो लिक्विड जिसके मॉलिक्यूल पहले फ्लो कर रहे हैं, तो वो कौन सा लिक्विड होगा, जो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। तो वाटर और हनी में कौन सा डाइल्यूट है, वाटर डाइल्यूट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा उसके मॉलिक्यूल पहले फ्लो करेंगे। इसी तरीके से जो ऑस्मोसिस है उसमें क्या होता है, इसी डाइल्यूट सोल्यूशन को हम लोग बोल सकते हैं लोअर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो अब मान लीजिए हमने 2 सोल्यूशन ले लिए, मान लीजिए हमने क्या ले लिया, मान लीजिए हमने 2 सोल्यूशन ले लिए और बीच में लगा दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या लगा दी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब एक तरफ हाइयर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है मान लो, एक तरफ लोअर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है।
लोअर कंसंट्रेटेड मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन। तो जो डाइल्यूट सोल्यूशन है उसके मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होना शुरू होंगे। तो लोअर से हायर की तरफ मॉलिक्यूल के फ्लो होने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। और जब फ्लो हो रहा होगा फटाफट फटाफट जब जा रहा होगा तो जो प्रेशर वो क्रिएट करेगा, जब ये प्रोसेस हो रही होगी, फ्लो हो रहा होगा, मॉलिक्यूल जा रहा होगा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए, तो जो प्रेशर क्रिएट करेगा दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ओके, तो इस तरीके से। अच्छा, अब आते हैं अगले पॉइंट पे, किसके कौन कौन से फैक्टर है। देखो, फैक्टर दैट अफेक्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर वही चीज मिलेगी जो हम लोगों ने समझा हुआ अच्छे से। क्या पहला पॉइंट यही है कि देखिए, द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे, उसका मतलब अमाउंट ऑफ सल्यूट जैसे जैसे बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ सल्यूट आप डालेंगे वैसे वैसे ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैपनिंग होगी। मतलब जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो और बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो और नीचे की तरफ जाएगा। उसी को बोलते हैं बढ़ता जाना, क्योंकि डिप्रेशन चलता ही नीचे की तरफ। चौथा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। क्यों? जब ऑस्मोसिस प्रोसेस बढ़ेगी तो प्रेशर भी ज्यादा क्रिएट करेगा। जब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल जा रहा होगा तो जितना तेजी से जाएगा उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। उसी प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले थे इसकी कि भाई किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो देखो ध्यान से देखो, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड कर सकता है, अमाउंट पे नहीं। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सोल्यूट की अगर बात करेंगे तो उसके अमाउंट पे डिपेंड करेगा। हाँ, किस पे डिपेंड करेगा बेटा? अमाउंट पे डिपेंड करेगा, नॉट नेचर। हाँ, सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं बेटा। हम जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? सोल्यूट के अमाउंट पे, ना कि नेचर पे। उसके बाद बेटा तीसरा पार्ट कि और कौन सा फैक्टर है, एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। बिल्कुल सही। हमने मान लीजिए कोई सल्यूट डाला, अच्छे समझिए, हमने मान लीजिए कोई सल्यूट डाला। जैसे हमने कोई सल्यूट डाला और सोल्यूशन बनाना शुरू किया, तो अगर कोई ऐसा कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल आसान भाषा में मान लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को हम वाटर में डाल रहे हैं और एक सोल्यूशन बना रहे हैं। तो अब एसिटिक एसिड तो वीक एसिड होता है। अब वीक एसिड होता है तो वो 100% टूटेगा नहीं। वीक एसिड आयोनाइज नहीं होता, मतलब आयोनाइज होता है लेकिन अच्छे से आयोनाइज नहीं होता ना। हम तो 100% आयोनाइज की बात कर रहे हैं, 100% आयोनाइज नहीं होता, वीक होता है, अच्छे से नहीं टूट रहा होता है। अगर ये अच्छे से टूटे, मान लो अगर कोई सल्यूट अच्छे से टूटे, जितना ज्यादा अच्छे से टूटेगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, और जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे उतना ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी। तो यही कह रहा है कि अगर वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं उसी के हिसाब से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज होती है, इसलिए उस पर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी। उसी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन पे भी डिपेंड करेगी। तो ये हो गया आपका एसोसिएशन, और इसी तरीके से ये हो गया डिसोसिएशन। अब इन चारों में से वन बाय वन हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए पेश है आपके सामने पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या है ये? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको बहुत ही सिंपली मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल हलवा है। मैं इसको बिल्कुल आसान तरीके से, देखो कैसे एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, समझते कैसे। सबसे पहले नाम से क्लियर है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात हो रही है। अब इसको समझने के लिए एक काम करते हैं। मान लीजिए बेटा हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सोल्यूशन बनाने के लिए हमने 2 बीकर ले लिए। देखना जरा अच्छे से, हमने सोल्यूशन बनाने के लिए 2 बीकर ले लिए। ये लो, हमने भाई 2 बीकर ले लिए। ओके, अब ध्यान से देखो, हमने सोल्यूशन बनाने के लिए जो 2 बीकर ले लिए हैं, तो इसमें मान लीजिए हमने ले लिया है, दोनों में ले लिया है 1 लीटर वाटर। डिस्टिल वाटर भी आप बोल सकते हो, क्योंकि लैब में भाई आपको डिस्टिल वाटर ही मिलेगा। तो 1 लीटर डिस्टिल वाटर हमने मान लीजिए इसमें भी ले लिया है, लिख दिया मैंने डिस्टिल्ड वाटर। ध्यान से देखो, और इसमें भी मैंने लिख दिया है डिस्टिल्ड वाटर। ओके, दोनों में 1 लीटर वाटर ले लिया हमने, अभी एक सैंपल ले लिया। ओके, अब देखो ध्यान से देखो, ये जो 2 हमने कंटेनर लिए ना, ऐसा क्यों किया समझते हैं। हमने दोनों में 1-1 लीटर वाटर ले लिया है। अब ये मान लीजिए कंटेनर जो है ये केवल सल्यूट का है। एक काम करते हैं, एक कंटेनर जो केवल सॉल्वेंट है, इस कंटेनर में केवल सॉल्वेंट है और मैं इसको सोल्यूशन बनाने जा रहा हूँ। दूसरे वाले कंटेनर को सोल्यूशन बनाने जा रहा हूँ। अभी तक मैंने केवल वाटर ही लिया है। अब मैं जब इसमें दूसरे कंटेनर में कोई सल्यूट डालूंगा तो ये सोल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है,
तो अब देखो, मान लीजिए मैंने इसमें कोई सल्यूट डालना शुरू किया, NaCl, अब ये सोल्यूशन बनेगा। उससे पहले देखिए क्या है, जरा अच्छे से देखिए, अब दोनों को कंपेयर करके हम अच्छे से समझेंगे। हमने दो सिमिलर कंटेनर ले लिए हैं, दोनों में 1-1 लीटर पहले वाटर लिया था, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था। ये जो हमने सल्यूट डाला है, इसकी वजह से जब सोल्यूशन बनेगा तो इसके अंदर क्या चेंज आएगा, उसी की स्टडी करने जा रहे हैं। वेपर प्रेशर में क्या चेंज आएगा, देखो मान लेते हैं बेटा, ये जो आपका सल्यूट, ये जो आपका सॉल्वेंट है, अब हमें स्टडी करनी है वेपर प्रेशर की। किसी करनी है बेटा, वेपर प्रेशर की हमें स्टडी करनी है। तो वेपर प्रेशर के लिए मुझे वेपर बनाना पड़ेगा, तो वेपर बनाने के लिए लिक्विड को गर्म करना पड़ेगा। तो चलो लिक्विड को गर्म कर देते हैं। तो भाई मान लीजिए मैंने नीचे एक बर्नर लगा दिया है और अब मैं इसे गर्म करना शुरू कर रहा हूँ। जब मैं इसे गर्म करना शुरू कर रहा हूँ तो मान लीजिए इसने बर्नर के थ्रू 50 किलो कैलोरी हीट एब्जॉर्ब की है। मान लो 50 किलो कैलोरी हीट लग रही है, उसको 50 किलो कैलोरी लग रही है। इस पूरे 1 लीटर वाटर को अगर आप बहुत अच्छे से वेपर बनाना चाहते हैं, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आप चाहते हैं, चप्पा चप्पा एक एक मॉलिक्यूल, एक एक पार्टिकल 100% वेपर बन जाए, मान लीजिए अगर आप ऐसा चाहते हैं, तो आप 1 लीटर को मान लीजिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ी, या इसने जो एनर्जी टोटल ली है, वो मान लीजिए 50 किलो कैलोरी एनर्जी एब्जॉर्ब की, बर्नर के थ्रू जो हीट एब्जॉर्ब की, और पूरी तरीके से वेपर में मस्त वेपर आ रहा है, मान लीजिए मस्त एक नंबर का, है ना। तो मान लीजिए मस्त वेपर जब आएगा तब तो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, तो इसलिए वेपर पहले बनाएंगे तो वेपर प्रेशर आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, कि इसका जो है एक लीटर को पूरी तरीके से वेपर बनाने के लिए मान लीजिए 50 किलो कैलोरी हमें हीट लगी। अब यही काम हम उसमें करके देखते हैं, क्योंकि उसमें भी 1 लीटर वाटर लिया था हमने। उसमें भी हमने 1 लीटर वाटर लिया था। तो हमने सोचा कि भाई साहब इसमें भी 1 लीटर वाटर ही तो है, यही तो है। तो 50 किलो कैलोरी अगर 1 लीटर वाटर वो ले रहा था, तो 50 किलो कैलोरी ये भी 1 लीटर वाटर है, तो इसको भी 50 ही चाहिए होगा। तो हमने ये सोच के इसके नीचे भी बर्नर लगा दिया और इसको भी हमने 50 किलो कैलोरी हीट देना शुरू किया। कितनी? 50 किलो कैलोरी हीट देना शुरू किया। जब मैंने इसको 50 किलो कैलोरी हीट देना शुरू किया, ध्यान सुनना, तो अब क्या हुआ, हमने 1 लीटर वहां पे लिया था, 1 लीटर इसमें भी लिया है, तो हमने वही मान के कि भाई 1 लीटर वो भी था, 50 किलो कैलोरी खा रहा था, तो तुम भी 1 लीटर वाटर हो तो तुमको भी 85 किलो कैलोरी खानी चाहिए, तो हम तुम्हें 50 दिए दे रहे, चलो मस्त वेपर बनाओ। लेकिन जब मैंने इसको 50 किलो कैलोरी हीट दी, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था। ये भाई साहब जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था। ये है सल्यूट जो पड़ा हुआ था, पहले नहीं पड़ा हुआ था, पहले तो केवल सॉल्वेंट का केस था, अब ये पड़ा हुआ है। तो जो एक्स्ट्रा आपने सल्यूट डाला हुआ है, तो अब क्या होगा बेटा, इस 50 में से कुछ हीट NaCl जो आपने सल्यूट ऐड किया है, जो एक्स्ट्रा है पहले नहीं था, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आपने 50 दी, लेकिन उसमें NaCl जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, उसने कुछ हीट अपने नाम पे ले ली, अपने नाम पे एब्जॉर्ब कर ली। मान लो 10 किलो कैलोरी एब्जॉर्ब कर ली, तो 40 किलो कैलोरी बची, मान लेते हैं। तो अब 40 किलो कैलोरी ही बची, ध्यान से सुनना। तो अब 40 किलो कैलोरी में तो 1 लीटर वाटर मस्त अच्छे से वेपर नहीं बनाएगा, क्योंकि वो तो 50 किलो कैलोरी में बनाता है। कितने बनाता है? 50 किलो कैलोरी बनाता है। तो अब बढ़िया वेपर नहीं आएगा, तो वेपर प्रेशर थोड़ा सा घट गया, ये लो थोड़ा सा घट गया। ये जो वेपर प्रेशर कम होने लगा, गिरने लगा, ये कब गिरने लगा? अब एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं। अब हमने NaCl और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया, तो 50 किलो कैलोरी में से NaCl थोड़ा और ज्यादा लेने लगा। पहले 10 ले रहा था, पहले कितना ले रहा था? 10 ले रहा था, अब मान लो 15 लेने लगा, 15। तो अब जो अवेलेबल हीट बची वो तो मान लो 35 ही बची। तो अब वाटर को तो और कम मिली, पहले इससे पहले ही ठीक था, कम से कम 40 तो मिल रही थी, अब तो 35 ही मिल रही है, तो वेपर प्रेशर और कम होने लगा। तो एज वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सल्यूट, एज वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सल्यूट, जैसे जैसे हम सल्यूट का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे, वो भी हीट लेना शुरू कर देगा, अब कुछ अपने नाम पे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। तो हीट जो अवेलेबल हीट है, जो वाटर को मिलनी चाहिए, वो अवेलेबल हीट धीरे धीरे वाटर को कम मिलने शुरू हो जाएगी, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं एज वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सल्यूट, जैसे जैसे आप सल्यूट का अमाउंट बढ़ाते जाओगे, वाटर के लिए अवेलेबल हीट कम होती जाएगी, और जैसे कम होती जाएगी वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। इसीलिए जब हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं, ये हमने सोल्यूशन बनाया है मान लो, तो इसका प्रेशर, वेपर प्रेशर हमने मान लिया है PS, ये सोल्यूशन है, और ये सॉल्वेंट है, तो इसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का P0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0 है, मान लो मस्त आ रहा था, ये देखो उठा हुआ, ये देखो यहाँ पे, लेकिन अब जैसे हमने सल्यूट डाला, वेपर प्रेशर घट गया, तो जो PS आपको दिख रहा है ये कम होता है इसीलिए, और पहले मस्त आता था इसीलिए, मान लो पहले ज्यादा होता था, इसलिए मैंने एरो करके ऊपर से दिखा दिया है कि भाई पहले ज्यादा होता था, लेकिन अब कम होने लगा। क्यों? क्योंकि जो आपने जैसे ही एज वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सल्यूट, सल्यूट हीट एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, वाटर के लिए अवेलेबल हीट कम होती जाती है, इसलिए वेपर प्रेशर
कम होता जाता है। कब? जब आप सोल्यूशन बनाने लगते हैं, सॉल्यूट बढ़ाने लगते हैं, वेपर प्रेशर कम होता जाता है। इसीलिए वेपर प्रेशर सोल्यूशन का कम होता है और सॉल्वेंट का। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये कि हमने जो सॉल्यूट लिया है बेटा वो नॉन वोलेटाइल है। क्या है? नॉन वोलेटाइल। सॉलिड पाउडर मतलब, नॉन वोलेटाइल मतलब जो वेपर ना बनाए, तो वो है सॉलिड पाउडर। तो हमने यहाँ पे जो केस लिया है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का लिया है, कोई सॉलिड पाउडर जो वेपर ना बनाए, ये ध्यान रखना। तो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का केस चल रहा है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, इसको ध्यान से जरा देखो। अब मैं ये जो आपने फिनोमेना देख ली अच्छे से और समझ भी गए होंगे, फिर से एक बार जल्दी से देख ले कि हम लोगों ने इसमें किया क्या। पहले केवल सॉल्वेंट था, 50 किलो कैलोरी हीट लेके मस्त वेपर आ रहा था। अब जैसे ही हमने सॉल्यूट ऐड किया, 50 में से कुछ हीट उसने एब्जॉर्ब कर ली, तो हीट अवेलेबल हीट वाटर के लिए कम बची, इसलिए वेपर प्रेशर भी कम होने लगा। जब सोल्यूशन बना तो वेपर प्रेशर कम होने लगा, ठीक है ना। तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का कम होने लगता है इस वजह से। ओके, अब चलते हैं इसको थोड़ा सा अच्छे से सेट कर लेते हैं। क्या? अब अगर मैं पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर एक साथ लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा? हम लोग कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ, अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, होल सोल्यूशन, तो इसमें दो कंपोनेंट है, एक सल्यूट है तो लिखूंगा वेपर प्रेशर ऑफ सल्यूट बेटा, और दूसरा लिखूंगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि दो ही कंपोनेंट है। तो भाई एक सल्यूट का वेपर प्रेशर जो होगा और एक सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाएगा। ध्यान सुनना। अब सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं पीएस, तो ये पीएस हो गया, एज फॉर सोल्यूशन। अच्छा, ये जो सल्यूट आपका था जो यहाँ पे आपने लिया था, वो लिया है नॉन वोलेटाइल सल्यूट, शॉर्ट में उसको एनवीएस बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल सल्यूट। तो ये जो तुम्हारा है वो है नॉन वोलेटाइल सल्यूट, एनवीएस। ओके, अब ये सॉलिड पाउडर होता है तो इसका वेपर प्रेशर तो बिल्कुल नहीं आएगा, जीरो आएगा। अब देखो इसका देखते हैं बेटा, ये जो सॉल्वेंट है इसका वेपर प्रेशर मान लीजिए हमने लिख दिया पीए, ये लो। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वेपर प्रेशर की जब भी बात करते हैं तो वेपर प्रेशर डिपेंड किस पे करता है? हमेशा मोल फ्रैक्शन पे, हमेशा देखिए मोल फ्रैक्शन पे। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि भाई वेपर प्रेशर डिपेंड करता है किस पे करता है? मोल फ्रैक्शन पे। तो ये जो वेपर प्रेशर है पीए का, सॉल्वेंट का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, जिसको हम एक्से से लिखते हैं या काई ए बोलते हैं, काई ए, याद रखना। अब बेटा ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे। वेपर प्रेशर के केस में प्योर कंपाउंड का वेपर प्रेशर जो होता है वही जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है, जिसे हम प्योर कंपाउंड का वेपर प्रेशर बोलते हैं, वही एक कांस्टेंट की तरह काम करता है। इसीलिए यहाँ पे के वगैरह कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें वेपर प्रेशर पी नॉट जो प्योर सॉल्वेंट का है वही एज ए कांस्टेंट की तरह काम करता है, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स होती है। ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से हो गया। अब क्या मैं पीए की जगह पी नॉट इंटू एक्स से लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग, पी नॉट इंटू एक्स से। और यहाँ पे क्या है बेटा? ये जीरो है, इक्वल टू क्या है यहाँ पे? पी एस है। यहाँ पे देखो, समझ गए होंगे आप। अब देखो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ जो हम लोगों ने किया है। क्या? अब आपका है बेटा पी एस इज इक्वल टू वहाँ पे जीरो प्लस पी नॉट इंटू एक्स से, तो जीरो को हटा दो, पी नॉट इंटू एक्स से कर देते हैं। पी नॉट को मैं नीचे लेके चला आता हूँ, ध्यान से देखो, तो ये बन जाएगा पी एस अपॉन पी नॉट इंटू एक्स से। अच्छा, मुझे एक्स से चाहिए नहीं, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन जो है ना सॉल्वेंट का है, ये एक्स से, ए मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का है। अच्छा, मुझे चाहिए सल्यूट का। क्या चाहिए? सल्यूट का। तो सल्यूट का अगर आपको चाहिए तो देखो बेटा, यहाँ पे आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी मिला के 1 होता है कि नहीं होता है? तो अगर मुझे एक्स बी चाहिए हो तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए, तो यही मैं कर देता हूँ, दोनों तरफ 1 में से सब्सट्रैक्शन कर दूंगा तो 1 माइनस एक्स ए आ जाएगा। तो देखो बेटा, ये पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ पे भी 1 माइनस कर दिया, यहाँ पे 1 माइनस कर दिया, एलसीएम लेने के बाद ये आ गया पी नॉट इंटू पी एस अपॉन पी नॉट आ गया, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं एक्स पी। क्या बोल रहे हैं? एक्स पी। इस तरीके से देखो ध्यान से, ये देखो। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे और ऐसे कर देते हैं इस तरीके से। ये जो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसी को क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये एक चीज आपको क्लियर हो गई। तो ये जो पी नॉट है यही है, ये फार्मूला आपको जो दिख रहा है, इसी को हम अभी यहाँ पे ओपन करने वाले हैं। इसी को जो हम ओपन करते हैं तो यही फार्मूला आता है, ये जो आपके सामने। अब ये जो एक्स बी है, मैं एक्स बी को ओपन कर देता हूँ बेटा,
एक्स बी है मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन की बात करूंगा देखो तो ये हो गया भाई साहब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ऊपर होगा और नीचे बेटा क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ एन ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ एन बी। अब इसी एन ए और एन बी को ओपन कर दिया हमने तो ये हो गया डब्ल्यू बाई एम, ये मोल, इसको बी भी बोल सकते हो, और नीचे डब्ल्यू बाई एम, इसको ए बोल सकते हैं, और दूसरा बेटा डब्ल्यू बाई एम, इसको भी बी बोल सकते हैं। ये जो आपको फार्मूला दिख रहा है यही फार्मूला आपको यहाँ पे दिखेगा। अब इस फार्मूले पर गौर करें, अब एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी कि फार्मूला आया कैसे आया कैसे आया कैसे। अब इसमें किस चीज को क्या बोलते हैं वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ध्यान से देखो। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ध्यान से देखो, ये जो डेल्टा पी है डिफरेंस, यही है तुम्हारा पी नॉट माइनस पी एस, इतना डिफरेंस केवल पी नॉट माइनस पी एस। अब पी नॉट माइनस पी एस इसकी जगह लिख दो तो ये आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, और ये यहाँ पे आ गया आपका फार्मूला। बहुत ही सिंपल सा था, ये बहुत ही आसान सा था, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में करेंगे। कोई भी कमेंट हो, समझ में आया वीडियो, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट, और कोई भी क्वेरी हो आप इस पर जरूर डालें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू बच्चों।